नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंटरम अपॉइंटमेंट फॉर सीबीआई डायरेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल, और लास्ट आर्टिकल आज का होने वाला है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में, जो कि पब्लिश की जाती है आईएमएफ के द्वारा, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ, जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड है। क्या कंटेस्ट है? रिसेंटली सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। ये गाइडलाइंस जो है वो ऑफिशियल से रिलेटेड है, यानी कि जो भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पर्सनल्स होते हैं उनके टेन्योर से रिलेटेड है। क्या बोला गया है इसमें? तो एक ऑफिशियल किसी एक जगह पर 3 साल से ज्यादा का समय स्पेंड नहीं कर सकता, उसे वहां से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये है क्या? ये एक्चुअल में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन से रिलेटेड मैटर्स को डील करता है। ऐसी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में? तो लोकपाल, इसके बारे में भी हमने काफी बार डिस्कस किया है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन से डील करती है। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पर्सनल का टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की ना खुद की कोई टीम नहीं होती है। ये क्या करता है, या तो ये सीबीआई से जो पर्सनल्स होते हैं उनको हायर कर लेता है, उनको अपने अंडर ले लेता है, या फिर कोई और इंप्लॉइज को अपने अंदर ले लेता है किसी और डिपार्टमेंट से। इनका खुद का अलग से कोई टीम नहीं होती है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या करता है, किसी भी एक व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल एक आदमी पहले सीबीआई के अंडर था, उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने मांगा कि इस इंसान को आप कुछ दिनों के लिए हमें दे दीजिए, तो एक व्यक्ति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर कितने सालों तक काम कर सकता है? तो 3 इयर्स तक काम कर सकता है। उसके बाद उसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जाना होगा, ठीक है। ये जो टेन्योर है 3 इयर्स का, वो एक्सटेंड कर दिया जाता है 3 इयर्स के लिए। 3 इयर्स उसने वर्क किया, फिर प्लस 3 इयर्स के लिए और बढ़ा दिया जा सकता है, लेकिन उसको उसकी जो पोस्टिंग है वो डिफरेंट लोकेशन पर दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये प्राइमरी कुछ गाइडलाइंस रिसेंटली इशू की गई है। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। क्या बोला गया है इसमें? अगर सीबीआई से कोई व्यक्ति सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में गया है, ठीक है, और उसका 3 इयर्स का टाइम पीरियड पूरा हो चुका है, तो उसके बाद क्या होगा, उसको 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड दिया जाएगा। यानी कि दोबारा से उसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में अगर एंट्री चाहिए तो 3 ईयर के बाद उसको एंट्री मिल सकती है, ठीक है। लगातार एंट्री नहीं दी जाएंगी। ओके, इसके बाद फिर एक और इंपॉर्टेंट क्या है, द पर्सन हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 ईयर इन द विजिलेंस यूनिट एट द सेम प्लेस शुड बी शिफ्टेड ऑन टॉप प्रायोरिटी बेसिस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पीछे क्या इंपॉर्टेंट रीजंस दिए गए हैं इन नई गाइडलाइंस को इशू करने के लिए? तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर एक ऑफिशियल एक ही जगह पर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, उसका ट्रांसफर्स वगैरह नहीं होते हैं, तो हो सकता है कि वो उसके कुछ पर्सनल इंटरेस्ट वगैरह जो है वो डेवलप कर ले। ओके, जो कि करप्शन से रिलेटेड मैटर को डील करने में अच्छा नहीं रहेगा। और अगला एक और इंपॉर्टेंट रीजन दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ऑब्जेक्टिविटी एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अप्रोचेस में ये रीजंस दिए गए हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? तो ये अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ये बात आपको याद रखनी है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, कोई भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के अंदर ये वर्क नहीं करता है, ठीक है। किसको रिपोर्ट करता है ये? तो ये डायरेक्टली पार्लियामेंट को रिपोर्ट करता है। ओके, अपनी ये जो रिपोर्ट बनाकर देता है ये प्रेसिडेंट को देता है, प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश करता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? फ्री ऑफ कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव, किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद क्या मेन काम है इसका? तो देखिए, ये क्या करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस वगैरह देने का काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करता है कि किस प्रकार से विजिलेंस वर्क को कैरी ऑन करने की जरूरत है, ठीक है। अब इसका कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कैसे किया गया। इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप किया गया था एक इंपॉर्टेंट कमिटी की रिकमेंडेशन पर। उस कमिटी को हेड करने वाले व्यक्ति का नाम थे के संथाराम।
ठीक है ना, के संथानम, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी। उसी के बाद सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को सेटअप किया गया। कब? एक इंपॉर्टेंट एक्ट बनाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इस एक्ट के बाद इस बॉडी को सेटअप किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके क्या फंक्शंस हैं। ये जो अपनी पावर्स हैं ये कहां से डिराइव करता है, तो देखिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, वहां से जो फंक्शंस वहां पर बताए गए हैं वो सारे फंक्शंस इसके होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कोई इन्वेस्टिगेटिंग विंग नहीं होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये क्या करता है, सेंट्रल विजिलेंस जो सीबीआई है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, या फिर सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर जो होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की, वाइल सीबीआई हैज ओन विल। सीबीआई की क्या होती है, उसकी खुद की एक अलग से इन्वेस्टिगेटिंग विंग होती है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की कोई इन्वेस्टिगेशन विंग नहीं होती है। ओके, कंपोजिशन देखिए मल्टी मेंबर्ड होते हैं। एक इसका सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है और उसके अंदर 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, एक चीफ रहता है, दूसरे उसके अंदर वर्क करते हैं 2। कौन अपॉइंट करता है विजिलेंस कमिश्नर को, तो इनकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कितने सालों के लिए, तो 4 साल का टेन्योर होता है, या फिर 65 ईयर्स की एज होनी चाहिए। चलिए इसके बाद फिर रिमूवल कैसे किया जा सकता है, तो देखिए रिमूवल डायरेक्टली प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी, और उसके बाद अगर उसको किसी प्रकार की जेल वगैरह हो जाती है, क्राइम वगैरह से रिलेटेड उसने कोई क्राइम किया हो तो। इसके अलावा प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी अगर इस ग्राउंड में है, तो इस ग्राउंड में क्या कर प्रेसिडेंट उसको कैसे हटा सकता है, सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंक्वायरी करेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर ये मानता है कि हाँ जो आरोप वगैरह लगाए गए हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के ऊपर वो सही है, तो उसके बाद प्रेसिडेंट उन्हें हटा सकता है। ठीक है, या फिर वो रिजाइन भी कर सकते हैं प्रेसिडेंट को एक अपना रेजिग्नेशन लेटर देकर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस कर लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल सीबीआई से रिलेटेड। क्या कंटेस्ट है, देखिए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये बोला है कि जो इंटर्म अपॉइंटमेंट की जाती है सीबीआई के डायरेक्टर की, वो अपॉइंटमेंट कैरी ऑन नहीं की जा सकती। इंटर्म अपॉइंटमेंट का क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जांपल अभी आज के टाइम पे एक सीबीआई का कोई डायरेक्टर है, ओके, इस डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होने वाली है दिसंबर 2021 में। ओके, दिसंबर 2021 में ये जो व्यक्ति है वो इसका रिटायरमेंट हो जाता है डायरेक्टर का। अब इसके बाद क्या होगा, कमेटी बैठेगी, क्या कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे अभी। वो कमेटी क्या करेगी, नया डायरेक्टर डिसाइड करेगी सीबीआई के लिए। ओके, तो इस कमेटी को टाइम लग सकता है 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर 6 मंथ का भी टाइम पीरियड लग सकता है। ओके, इस टाइम ड्यूरेशन के लिए क्या किया जाता है, एक इंटर्म सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी के ऊपर आपत्ति जताई है कि ये जो प्रोसेस है, आप इंटर्म डायरेक्टर को अपॉइंट करते हो, ये प्रोसेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या बोला गया है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट जो जजमेंट आई थी जहां पर अंजलि भारद्वाज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी उस केस की जजमेंट को कोट किया गया है। यानी कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर किसी भी डायरेक्टर की जो रिटायरमेंट रेट है वो क्लोज आ रही है, तो उसके रिटायरमेंट होने से 1 या 2 महीने पहले ही जो वैकेंसी भरानी है, आपको फिल करनी है, उस वैकेंसी के लिए आप व्यक्ति को पहले ही डिसाइड करके रख लीजिए कि आपको किस व्यक्ति को अगला सीबीआई डायरेक्टर बनाना है। ठीक है, ताकि क्या हो, कोई गैप वगैरह ना आए इस प्रोसेस के बीच में। तो अब ये जो कमेटी होती है जो सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करती है, सेलेक्ट करने का काम करती है, उस कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन। ये 3 व्यक्ति होते हैं जो कि सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ओके, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीबीआई को कब सेटअप किया गया था, तो सीबीआई को सेटअप किया गया था 1963 में। जब इसको सेटअप किया गया था तो ये वर्क करती थी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन, इसके अंदर ये चली गई। ओके, इसकी रिकमेंडेशन की अगर हम बात करें तो अगेन जैसा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जिस व्यक्ति ने रिकमेंडेशन दी थी ना, उन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी, संथानम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, इन्होंने ही रिकमेंडेशन दी थी कि सीबीआई जैसी एक बॉडी भी होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से रिलेटेड हमने डील किया कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक एक्ट से बनी थी, लेकिन सीबीआई जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। ठीक है, ये अपनी पावर्स वगैरह कहां से डिराइव करता है, तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट
1946 यहां से ये अपनी पावर्स को डिराइव करता है। ओके, सीबीआई का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पर काम करती है। ओके, चलिए इसके बाद अगला, आपने इंटरपोल के बारे में सुना होगा, जो इंटरनेशनल पुलिस होती है, जो इंटरनेशनल क्राइम्स वगैरह होते हैं उनसे डील करती है। कोई टेररिस्ट वगैरह अगर कहीं भागकर छुप गया है किसी और जगह पे, कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल है वो छुपा हुआ है, तो वहां पर इंटरनेशनल पुलिस जो है, इंटरपोल है, वो अपना काम करती है। उसके साथ अगर इंडिया की कोई अथॉरिटी वर्क करेगी तो वो कौन सी डील करेगी, तो सीबीआई डील करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर इश्यूज क्या है, इश्यूज इन द फंक्शन ऑफ सीबीआई। देखिए, लीगल एम्बिग्विटी, लीगल एम्बिग्विटी नहीं है, लैक ऑफ क्लियर डिमार्केटेड स्फीयर ऑफ फंक्शनिंग, प्रॉपर डिमार्केट नहीं किया गया है कि सीबीआई जो है वो कहां कहां पर ऑपरेट कर सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ वीक ह्यूमन रिसोर्सेज, जो वैकेंसीज हैं वो अभी भी खाली हैं, स्टाफ को फुल कैपेसिटी काम नहीं कर रहा है स्टाफ अपनी फुल कैपेसिटी पर, लैक ऑफ एडुकेट इन्वेस्टमेंट। ओके, अकाउंटेबिलिटी भी कई बार क्वेश्चन की जाती है सीबीआई की, ऐसे आरोप लगते हैं कि सीबीआई जो है वो पपेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, जो भी, या फिर या केज पैरेड बोला जाता है सीबीआई को, क्या बोला गया था, केज पैरेड बोला था सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पपेट के तौर पर काम करता है। ओके, जब भी स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई केसेस वगैरह करने होते तो सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई को लगा देता है उनके पीछे कि आप जाइए यहां पे जाकर इन्वेस्टिगेट कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप के आरोप वगैरह भी सीबीआई के ऊपर लगते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये साल में 2 बार पब्लिश होती है। एक बार ये आएगी अप्रैल में, दूसरी बार ये आती है अक्टूबर में। कौन पब्लिश करता है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इसको पब्लिश करने का काम करता है। ओके, चलिए अब रिसेंटली ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इसने क्या बोला है, तो इंडिया की जो ग्रोथ है उसको फोरकास्ट किया इन्होंने और बताया है कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 12.5% से आगे बढ़ने वाली है इस टाइम ड्यूरेशन के लिए, 2021 के लिए इतनी हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट। चलिए सीधे डायरेक्ट आते हैं और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को सेटअप किया गया था 1945 को। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी जिस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ ये दोनों एग्जिस्टेंस में आए थे। देखिए, जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1944 में, तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी थी वो पूरी बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई थी। इसके कारण क्या होता है, जो भी इंपॉर्टेंट उस टाइम पर पावर्स हुआ करती थी वो आती हैं ब्रिटन वुड्स में मीट करती हैं और यहां पर वो क्या करती हैं, डिसाइड करती हैं कि 2 एजेंसी को फॉर्म किया जाएगा, वर्ल्ड बैंक को और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को। ये दोनों क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह है या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमी वगैरह है उसको रिवाइव करने का काम करेंगे। ठीक है, इंडिया कब ज्वाइन करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, तो 27 दिसंबर 1945 को इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आईएमएफ के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए गाइस, ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। हैव अ गुड डे।